पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स पीटी एंड मेंस बोथ। ठीक है, कवर कैसे करना है? पहले एक तो क्लास नोट्स रहेंगे। ठीक है, क्लास नोट्स पे ज़्यादा ओरिएंटेशन मेंस का रहेगा। ठीक है, प्लस पीटी भी रहेगा, बट ज़्यादा ओरिएंटेशन मेंस का। देन उसके बाद कौन सी बुक? स्पेक्ट्रम मस्ट है ये। ठीक है, तो बुक्स लिखी हुई है, ऑलरेडी है बुक, नोट्स के फॉर्म में है। उसको चैप्टर वाइज पढ़ना, इधर से क्लास नोट का टॉपिक पढ़ना पीसेंट एंड ट्राइबल, उधर से स्पेक्ट्रम में वही टॉपिक सेम पढ़ना। ठीक है, तो पीटी भी कवर होगा, मेंस भी। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक कोई एक बताई थी मैंने, बिपिन चंद्र एंड प्लासी टू पार्टीशन, दो हैं। अगर बिपिन चंद्र रीड नहीं की है तो गो फॉर प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, अगर बिपिन चंद्र स्टार्ट कर दी है तो नो इशू, ठीक है ना, वही कंटिन्यू करना। प्लासी टू पार्टीशन, इसको हटा, और बिपिन चंद्र। लास्ट ईयर तक मेंस का स्कोप, मॉडर्न का स्कोप मेंस में काफ़ी रहा है लास्ट ईयर तक, 2023 तक जीएस में। ठीक है, और इस साल मॉडर्न के क्वेश्चंस डाउनफॉल हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि आगे एंशिएंट और मिडिवल पर ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, बट ये है कि कोई पॉसिबिलिटी ऐसे सच नहीं है, ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ भी यूपीएससी कुछ भी कर देगी। ठीक है ना, तो करंट पर्सपेक्टिव में देखें तो मॉडर्न का शेयर ज़्यादा है मेंस में भी, पीटी में भी। ठीक है, अभी टिल्ट हो रहा है एंशिएंट और मिडिवल की तरफ। क्लास नोट्स, स्पेक्ट्रम, प्लासी टू पार्टीशन या फिर बिपिन चंद्र। टाइम है तो गो फॉर इट। ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम का इशू है, 25 देने वाले हो तो ये और ये मस्ट है। ठीक है, जो जनता है करोल बाग की, वो सब इसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, क्लास नोट में मैं स्पेसिफिक दूंगा बहुत आंसर लिखने के लिए, ताकि आंसर अटेम्प्ट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे प्रेस का हो, पीजेंट्स का हो, ट्राइबल्स का हो। ठीक है ना, मेंस के सारे डायमेंशंस में ऑल कवर कर दूंगा ऑलमोस्ट। बस क्या है, क्वेश्चन जैसे फ्रेम होगा उसी तरीके से कंटेंट उठा के डालना है। ठीक है, गौर पीजेंट और ट्राइबल कुछ टच किया है ना सर ने? कितना कराया? वो पॉइंटर्स में आए या कुछ क्वेश्चंस वगैरह के फ्रेम में है? नहीं, फिर मैं पूरा ही कराता हूँ, छोड़ो। रिवोल्ट और रिबेलियन और मूवमेंट कुछ भी लिख लेना। ठीक है, इसमें मैप बना के चलना एक। मेंस का जब क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि डेक्कन राइट्स के ऊपर लिखो स्पेसिफिकली, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन फ्रेम। इंडिगो रिबेलियन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है वहां पर, बट जनरली क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना, पीजेंट्स का हो या ट्राइबल का हो, वो एक जनरल एस्पेक्ट में होगा, ओवरऑल। उसमें एग्जांपल्स आप लोग कोट करो। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं आएगा कि पाई का रिबेलियन के ऊपर 10 मार्क का कोई आंसर लिखिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो जितने भी रिवोल्ट्स होंगे वो मैं टच कराऊंगा एज एन एग्जाम्पल के फॉर्म में, जो इंपॉर्टेंट है। यस, नहीं मैं मेंस में सब नहीं आएगा, पीटी में कुछ भी आ सकता है, पीटी में बहुत ब्रॉड है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको क्लास नोट्स के साथ स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम लोग मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, बट क्लास नोट से काम हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम में बाकी जो भी रिवोल्ट्स रिवेलियन है बहुत सारे हैं, 100 होंगे उसमें ऑलमोस्ट, तकरीबन सब मिला दे तो ऑलमोस्ट 100 अराउंड होंगे। वो सब याद रखो कि पाइका रिबेलियन रिलेटेड टू उड़ीसा, मैच द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या 1817 है, कोई 1917 है, कंटेम्प्रेरी पीरियड, क्रोनोलॉजी, इस तरीके से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पीटी के लिए एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम पूरा, उसमें कोई मतलब कोई एस्केप रूट नहीं है, वहां से सब कुछ पढ़ना है पीटी में। मेंस में बहुत स्पेसिफिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बना ले, ये मैप बना ले। यूपी किसान सभा सुना होगा, 1918, सुना है? यूपी किसान सभा सुना है? अभी सुना है? चलो ठीक है। यूपी किसान सभा, अवध किसान सभा, मालाबार रिवोल्ट, मोपीला रिबेलियन सुना है? हाँ, मोपीलाज और मालाबार
रिबेलियन। ये मैं वैल्यू एडिशन के लिए दे रहा हूँ मैप। मेंस का क्वेश्चन फ्रेम हो तो इस तरीके से मैप बनाना है, ठीक है। पीजेंट्स का है तो पीजेंट वाले स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ट्राइबल का है तो ट्राइबल वाले, मैं इसी में सब कंबाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कौन से ट्राइब्स हैं रिबेलियन के लिए? संथल, मुंडा, सुना होगा। ये सब लिखा दूंगा मैं, अभी सिर्फ मैप ड्रॉ करो। इंडिगो रिबेलियन सुना है? वो किधर हुआ था? बिहार। तो बिहार में काफी सारे हैं, संतल हो, मुंडा हो, ये सब उस टाइम पर बिहार, बंगाल, ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि बिहार है, बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है। उस टाइम सब एक बंगाल था, ठीक है। तो मैं बार बार यूज करूंगा बंगाल, बट दैट डजेंट मीन्स कि सारा आज वाले बंगाल में है, कुछ उड़ीसा में होगा, कुछ बिहार में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे आ जाएंगे, वो करेंगे हम। और डेक्कन राइट सुना है? 1875 सॉरी, सुना है? क्या था उसमें, कुछ याद है किसी को? डेक्कन किधर है? हाँ, ठीक है। मेन बेसिक क्या था उसमें, इशू क्या था, बेसिस डेक्कन राइट्स का? राइट्स हुए, ठीक है, राइट से समझ आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स जला दिए होंगे, बॉलीवुड के 1960s 70s की मूवी देखोगे सेम दिखेगा, ठीक है। उसमें मेन इशू था कॉटन बूम, मैं कराऊंगा, ठीक है। कॉटन बूम अमेरिकन सिविल वॉर से कनेक्ट कराऊंगा। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 टू 65, वही पीरियड होगा डेक्कन राइट्स का भी, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों कनेक्शन होंगे वहां पर। डेक्कन, यहां पर इंडिगो रिबेलियन लिख लेना, ठीक है। और यहां तेलंगाना, तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट उस टाइम पर तेलंगाना स्टेट कब फॉर्म हुआ है? पक्का? ठीक है। तो तेलंगाना मूवमेंट भी होगा एक, 1940s में जाएगा। और बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल से मैप के हिसाब से कर लेना, ठीक है। यहाँ कर्षक संगम लिख लो एक, केरला में कर्षक संगम्स, क्या होता है ये? कर्षक संगम्स पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में भी है, एनसीईआरटीज में। क्या होता है? कुछ नहीं, पीजेंट रिबेलियन है, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स यूज होंगे, धिकूज, DHIKUS, ठीक है ना, आउटसाइडर्स, डिकूज, ठीक है। वेटीज, पोज लेबर, विस्टीज, फोर्स लेबर। तो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स या डिफरेंट पीजेंट ग्रुप्स के अलग अलग वर्ड्स होंगे, सारी चीजें वही हैं रिबेलियन की, ठीक है। टर्म्स मैं वहीं दे दूंगा जब कराऊंगा। ये क्लियर है? बरदौली सत्याग्रह, बरदौली किधर है? वैसे गुजरात में है। लीडर कौन थे बरदौली के? बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली में सरदार जो उनको टाइटल मिला, बरदौली सत्याग्रह में मिला था, ठीक है। ठीक है, सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल, सॉरी। पंजाब रीजन में कैनाल कॉलोनी, पंजाब में कैनाल कॉलोनी प्रोटेस्ट पंजाबियों का, ठीक है। ये रफ आइडिया है, बहुत सारे हैं, सब नहीं लिखा सकता मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे मेन, पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स क्या होते हैं? किसान, फार्मर्स, ठीक है। ट्राइबल्स, ट्राइबल की डेफिनेशन देगा कोई? 4-5 क्राइटेरियाज हैं ट्राइबल्स के, ठीक है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एक ये होता है इनका सिंबल। और लो पॉपुलेशन, ठीक है, लो और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, PVTGs अभी के करंट, ठीक है ना, लो लिटरेसी रेट। ये 5-6 क्राइटेरियाज हैं। सोसाइटी हो गया तुम लोगों का? किसी किसी का हुआ है शायद, तो सोसाइटी में होंगे वो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो अब मुझे कॉजेज बताओ। पीजेंट्स रिबेल करेंगे, अच्छा यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा बेस कॉलोनियलिज्म है। कॉलोनियलिज्म माइंड में रखो, डेफिनेशन,
क्वेश्चन पीटी के हो, एक जनरल एस्पेक्ट या जो कॉमन सेंस होता है ना, वहां से पीटी के क्वेश्चन निकल जाएंगे। और जब आंसर फ्रेम करोगे तो कोलोनियलिज्म की डेफिनेशन दिखनी चाहिए आंसर में, वो लिखनी नहीं है, लेकिन जो पॉइंटर्स आप यूज करोगे दे शुड डिपिक्ट कि आपको कोलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म ये पता है। अब मुझे बताओ, कोलोनियलिज्म उसमें मिडीवल में हमने किया भी था, यस, दोनों में डिफरेंशिएट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इंपीरियलिज्म, यस, सिंपल याद रखो, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर इंपीरियलिज्म एक्सपेंशन करेगा, इंपीरियलिज्म कोलोनियलिज्म में भी एक्सपेंशन होगा, दोनों में, पॉलिटिकली दोनों में होगा, ठीक है। प्रेस्टीज का इशू दोनों साइड है, कोलोनियलिज्म हो या इंपीरियलिज्म हो, दोनों में प्रेस्टीज का इशू रहेगा, ग्लोरी प्रेस्टीज बोलते हैं ना, ठीक है, दोनों साइड रहेगा। सिर्फ एक चीज काम करती है कोलोनियलिज्म में, वो एज एन सेंटर पॉइंट काम करेगा, बाकी सब उसके अराउंड रहेगा, वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज। कि आपको जो भी नेटिव्स के हैं, जो भी स्लेव्स हैं या नेटिव स्टेट्स हैं, उनके रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करोगे फॉर द सेक ऑफ मदर कंट्री। मदर कंट्री ब्रिटिशर्स की कौन होगी? ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। मुगल्स की कोई नहीं होगी, समरकंद होगा, लेकिन उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा यहाँ आने के बाद, ठीक है, वो यहीं के रहेंगे, अच्छा हो बुरा हो सब यहीं होगा। कोलोनियलिज्म का बुरा सब यहाँ पर होगा, अच्छा सब उधर होगा। कि बोलते हैं कि द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड वाज फाइनेंस्ड बाय इंडियन रिसोर्सेज, ठीक है। एक स्टेटमेंट बीच में भी दूंगा मैं, तो वहां से समझिए, ठीक है। ये कोलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, सारे पॉइंटर्स यहीं घूमेंगे अल्टीमेटली, कुछ भी उठा लेना आप। चलिए इंट्रोडक्शन देखो, शुरू में नेचर, कैरेक्टर, कॉजेज, ये मैं कॉमन लिखाऊंगा, ट्राइबल्स के भी पीजेंट्स के भी कॉमन पॉइंटर्स दूंगा, नेचर एंड कैरेक्टर और कॉजेज, ठीक है। और इंट्रोडक्शन, ये तीन चीज होंगी जो कॉमन होगी पीजेंट्स के लिए भी, ट्राइबल्स के लिए भी। फिर उसके बाद पीजेंट्स कंटिन्यू करेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास में ट्राइबल, जितना हो जाए, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन लिखो पहले। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ British rule, with the establishment of British rule in India, a long drawn process of recurring revolts and rebellion, commenced फुल स्टॉप कर दो यहीं पर, या इंडिया लिख लो, commenced in India. These were led by peasants, tribals. These were led by peasants, tribals, zamindars, and dispossessed rulers. Dispossessed ruler. रूलर्स, ये समझ आ रहा है? रूलर्स, डिस्पोजेस्ड रूलर्स का क्या मीनिंग है बताओ जरा। हाँ, यस, जिनका राज्य या राजपाट जो भी है वो छिन गया हो। फॉर एग्जाम्पल मराठास, अवध और रानी झांसी, बेगम हजरत महल, सब वही एग्जाम्पल है ना ये सब। 1857 वाला भी कवर हो गया इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो डिस्पोजेस्ड रूलर स्पेसिफिकली जब हम 1857 करेंगे तो वहां एग्जांपल्स दूंगा मैं, ठीक है। इसी में लिखें, दो देयर इम्पैक्ट वाज नेग्लिजिबल, but in the long run, spirit of opposition inspired Indians to fight against British rule.
टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, दो दे वर फेलियर्स बट दे इंस्पायर्ड अदर जनरेशन। ठीक है, या अदर जो भी क्लासेस हैं, क्योंकि एक टर्म यूज होती है, आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री पॉलिटिकल। प्री पॉलिटिकल, प्री पॉलिटिकल का सेंस ये है कि जो पीजेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स होंगे, रेबेलियन होंगे, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे दूसरी क्लासेस के लिए, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो किंग्स हो 1857 में, या फिर जो फॉरेन लिटरेचर वाले क्लासेस हों, ठीक है, एजुकेटेड क्लासेस हों, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में कि रिवोल्ट रेबेलियन एक रूट है, आप भी कर सकते हैं, चाहे वो दूसरा रूट लें आप। जिसके बाद क्या बनेगा? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एग्जाम्पल सेट करेंगे कि रिवोल्ट रेबेलियन हुआ, पीजेंट्स ट्राइबल्स ने रिवोल्ट रेबेलियन किया, देन उन्होंने क्या फुल फ्लेजेड वॉर लॉन्च किया 1857 में, इससे इंस्पायर होके। फिर 1857 जो रिवोल्ट है वो फेलियर रहा, एक उसमें देखें तो बहुत नैरो अप्रोच में देखें तो फेलियर है वो, बट ब्रॉड एस्पेक्ट अगर देखें, दैट इंस्पायर्ड अदर जनरेशंस लेटर ऑन, कि आप सीधा वॉर ना करें, आप नेशनल मूवमेंट लॉन्च करें। ठीक है, आइडियोलॉजिकल फाइट लॉन्च करें, इकोनॉमिक फाइट लॉन्च करें। ठीक है, तो ये चेंजेस होते रहेंगे। इसमें फिर मैं लूंगा जब आईएनसी आएगा, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, रेवोल्यूशनरी फेज, सोशलिस्ट फेज। ठीक है, ये दूसरे पैरेलल्स क्रिएट होंगे। क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पर मेंस के कि डिफरेंट पैरेलल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल उसने लिख दिया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्ट स्ट्रगल, वायलेंस, ठीक है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, सोशलिस्टिक अपने चल रहा है, कम्युनिस्ट का अपना चल रहा है, भगत सिंह रेवोल्यूशनरीज का अपना चल रहा है, सब लोग किसके लिए फाइट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो ये पैरेलल्स हैं सब, और सब एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखें पीजेंट्स में। एक साइड पीजेंट्स का कॉलम दे दें, एक साइड ट्राइबल्स का। पीजेंट्स का बताएं कौन कौन सा है? रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर धींग बोलते हैं, रंगपुर धींग। अब धींग का मीनिंग क्या है? रिवोल्ट। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं, सब रिवोल्ट ही होंगी। ठीक है, मुंडा उलगुलन, मुंडा उलगुलन, वो भी रिवोल्ट, मुंडास का रिवोल्ट, उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में उलगुलन बोलते हैं, रंगपुर में धींग बोलते हैं, रंगपुर धींग। देन नेक्स्ट मोपला, मोपला लिखवाया भी था मैंने, मोपलास भी बोलते हैं, मापिलास भी बोलते हैं, और इनके रेबेलियन को मालाबार रेबेलियन भी बोलते हैं। मोपलाज MOPLAH और मापिलाज MAPILLAS। नेक्स्ट लिखो इंडिगो रेबेलियन, इंडिगो INDIGO, हाँ पीजेंट्स में इंडिगो रेबेलियन, ये एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। इंडिगो रेबेलियन। नेक्स्ट डेक्कन अपराइजिंग, डेक्कन DECCAN, डेक्कन अपराइजिंग। ट्राइबल में लिखो, ट्राइबल वाला साइड, कोल, KOL, कोल, KOL, कोल रेबेलियन। फिर लिखो संथल रेबेलियन, KOL ओनली, 3 वर्ड्स हैं, कोल रेबेलियन, संथल रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन। ठीक है, और भी हैं, 3 एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये 3 मैं कवर करूंगा क्योंकि ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी काफी काफी हैं। ठीक है, देखो कॉजेज, अब मुझे कॉजेज आप बताएंगे फिर हम लिखेंगे। मुझे ये बताओ, ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है, दैट मीन्स कोलोनियलिज्म आ गया है। अब क्या क्या कॉजेज होंगे पीजेंट्स के रेबेलियन के? टैक्सेस ज्यादा होंगे, फर्स्ट टैक्स। नेक्स्ट, हाँ रेंट वाला भी ले सकते हो, टैक्सेस भी ले सकते हो, ठीक है, और अनपेड लेबर्स, फोर्स लेबर्स, और डिस्ट्रक्शन ऑफ या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिगो एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिगो। और कुछ? हाँ हाँ, यस,
मनी लेंडर्स, जमींदार, इनकी पॉलिसीज, ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया। और पट्टा सिस्टम, हाँ वो मनी इन्हीं में आ जाएगा, ठीक है, जमींदार वगैरह, इजारदारी सिस्टम वगैरह जो भी है। और कुछ आएगा बताएं? लैंड, हाँ ये भी है, डिस्पोजिशन, ठीक है, डिस्पोजिशन, परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लिए, सनसेट क्लॉज पढ़ लिए, बताओ मुझे जरा, परमानेंट सेटलमेंट क्या था? जमींदार को अपॉइंट किया ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, ठीक है, और ये परमानेंटली सेटल कर दिया। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। इसमें एक सनसेट क्लॉज था, हाँ, यस, अगर दे फेल टू पे ऑन टाइम तो जमीन किसी और के पास चली जाएगी। ये सनसेट मतलब सन सेट हो गया आपका, ठीक है, सूरज बुझ गया, डूब गया टाइप का, ठीक है, तो वो जमीन, तो डिस्पोजेशन, डिस्पोजेशन तो इसके लिए, इसके अगेंस्ट भी रेबेलियन होगा, ठीक है। ट्राइबल्स का क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कोट कर सकते हो, फॉरेस्ट पॉलिसीज, डिस्पोजेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो परमानेंट सेटलमेंट वगैरह आएगा, ठीक है। और अभी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने बोला, इनडायरेक्टली हैंडीक्राफ्ट की बात की, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेगा? एक सेकेंड, इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, थोड़ा सा और इलेबरेट करना है, बताएं। ठीक है, लेकिन इसमें, लेकिन पीजेंट्स का क्या रोल है? पीजेंट क्यों रिबल करेगा? ये तो मर्चेंट ट्रेडर्स करेंगे ना रिबल। तुम सही जा रहे हो, सही पॉइंट है, बस थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और कोई? एक रॉ मटेरियल भी हो सकता है कि रॉ, जो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो रॉ मटेरियल का इश्यू है, वो फोर्स्ड करके उनको रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं पीजेंट से, इंडिगो, ठीक है। और कुछ इसी को बताओ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कनेक्ट करो। देखो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, वहां पॉइंटर्स जितना यहाँ पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन वहां आएगा ना तो बनाना पड़ेगा खुद से आंसर। बताओ अब, और कनेक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ रहे हो तुम। ये हो गया ना, इकोनॉमिक पॉलिसी करा दिया सर ने, हाँ, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, चलो मैं बताता हूँ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीन्स क्या है? सिंपल, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयड जो लोग होंगे जो अभी तक शहर में थे, वो कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे। गांव जाएंगे तो क्या होगा? खेती, लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा ना, कि डिवीजन ऑफ लैंड या फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होगा, कि भाई भाई अभी तक तुम जो कर रहे थे दो, अब मेरा हिस्सा दो। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, इससे क्या होगा? जो सोशल सिस्टम है वो ब्रेक होगा। तो यही एक कॉज बनेगा, फिर इनडायरेक्ट कॉज बनेगा रेबेलियन का, ठीक है। क्लियर है पॉइंटर्स? ट्राइबल का फॉरेस्ट पॉलिसीज हो गए, फिर यही वाले पॉइंटर्स इधर भी आ जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉजेज में एक साथ लिखाऊंगा, दोनों के नेचर एंड कैरेक्टर एक साथ लिखाऊंगा, ठीक है। लिखो कॉजेज, एक जनरल लाइन लिखो, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू द circumstances, response and reaction to the circumstances created by colonial policies of British rule. Response and reaction to the circumstances created by colonial policies of British rule, which was racist, despotic and immoral. Racist, despotic and immoral. फ्लावरी लैंग्वेज है थोड़ी सी, काम आ जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट अब लिखो, फर्स्ट पॉइंट अब लिखो। देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इसमें मैं डिवाइड नहीं करूंगा, वो डिवाइड करना आपका काम है, मैं पॉइंटर्स ज्यादा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। पहला पॉइंट लिखें, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन which led to decline of, policy of annexation and expansion which led to decline of independence या autonomy. Example,
मैं समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, लिख लेना। पहले इनका अपना लोकल सिस्टम होगा, रूल्स रेगुलेशन लॉज सब लोकल्स होंगे। एक ट्राइबल ट्राइबल स्पेस है, फॉर एग्जांपल ओखला एक ट्राइबल स्पेस है, तो यहाँ कुछ लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पंचायत बोल लो, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करके ब्रिटिश रूल अपने लॉज लेकर आ रहा है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट ही रिजेंटमेंट क्रिएट करेंगे, पहला पॉइंट ये था, तो पॉलिटिकल कॉज हो जाएगा ये। सेकंड लिखो, इम्पोजिशन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ये एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट लिखो, पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मर्केंटलिज्म पता है, मर्केंटलिज्म ऐसे लिखते हैं, ये करवा दिया होगा सर ने शायद। पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, क्या लिखा है था मैंने, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मर्केंटलिज्म मुझे बताओ, गौर तो आप छोड़ दें, मर्केंटलिज्म बताएं क्या होता है। अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हम करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये जो है मर्चेंट्स हो गए। इज्म जब भी होता है ना, तो एक वर्ड कॉमन यूज किया करो हमेशा, आइडियोलॉजी। इज्म मीन्स, ISM मीन्स आइडियोलॉजी। तो अब बताएं कोई, नहीं कैपिटलिज्म फिर अलग आइडियोलॉजी आ गई। मर्केंटलिज्म मुझे बताओ, मर्चेंट से रिलेटेड है, यहां तक ठीक है। आइडियोलॉजी है, ये भी ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग भी ठीक है, थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। देखो ये की टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। डिक्टेटिंग व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ गौर को लास्ट में ट्राई करवाएंगे, मुझे तुमको आता है शायद। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, हाँ कुछ हद तक ठीक है। आप लोग बताएं कुछ भी, चलो मैं बताता हूं। सिंपल यूज करो, सिंपल है कि यूज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर टू टिल्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इन देयर ओन फेवर। बैलेंस ऑफ ट्रेड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैलेंस जब होगा जब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होगा, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जब बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड को अपने फेवर में करना, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लैंड से हूं, ठीक है, ब्रिटिश रूल, और यहां इंडियंस हैं, तो बैलेंस ऑफ, मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करूंगा, मराठास को कंट्रोल करूंगा, मैसूर को कंट्रोल करूंगा, ठीक है, और रूलर्स को, अवध को कंट्रोल करूंगा, बंगाल को प्लासी के बाद कंट्रोल करूंगा, फिर उनको डिक्टेट करूंगा टर्म्स जो आपने बोला, ठीक है, टर्म्स डिक्टेट करूंगा, किस लिए, ताकि जो मेरे मर्चेंट्स हैं, जो आपने बोला, मेरे जो मर्चेंट्स हैं उनको बैलेंस ऑफ ट्रेड मिले, उनको फायदा हो। सिंपल। फ्री ट्रेड पॉलिसी जो होती है इनविजिबल हैंड वाली, वो काम नहीं करेगी। आप पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल, अभी करंट का एग्जांपल देता हूं, ट्रंप का जो पिछला टेन्योर था, डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें हार्ली डेविडसन केस आया था इंडिया के कंटेक्स्ट में, कि हार्ली डेविडसन के ऊपर आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो कम करो वरना हम ये करेंगे। ये होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को अपने फेवर में लेना, यही टर्म है मर्केंटलिज्म। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ, इंटरफेरेंस इन सोशल लाइफ, सोशो कल्चरल या पर्सनल, जो भी लिखना है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। और पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस, कौन सी प्रैक्टिस, रिफॉर्म्स, ठीक है, हाँ रिफॉर्म्स। और कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, कि उसने क्या बोला था, जो इंडियन रिलीजन है, चाहे वो हिंदुइज्म हो या कोई और बुद्धिज्म, ये एक डार्क स्पेस है, ठीक है। तो ये होता है इन्फ्लुएंस करना अब अपनी आइडियोलॉजी को। तो एग्जाम्पल लिखो इसमें, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन
मिशनरीज। क्लियर है ना? ये क्रिश्चियन मिशनरी वाला हो गया क्या? हो गया ना? टच कराया होगा सर ने, जरूर कराया होगा, इसके बिना आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, नेक्स्ट लिखो। पीजेंटाइजेशन, पीजेंटाइजेशन, पीजेंट पीजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स का इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक उनका जो भी है बैलेंस उनका, वो क्या है उसमें? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज। ये क्या कर रहे हैं? उनको फार्मर बना दे रहे हैं। फार्मर बना दे रहे हैं तो उनकी जो अपनी नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो रेबल करेंगे। एग्जाम्पल लिखो, संथल रिबेलियन, संथल रिबेलियन। नेक्स्ट लिखो, फोर्सिबल, फोर्सिबल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्सिबल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अभी पूरा लिख लो, नेक्स्ट टाइम COA लिखना बस, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल, इंडिगो। नेक्स्ट लिखो, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स्ड लेबर में लिखो बैथ बिगारी, बैथ, BETH, बेगारी। की टर्म है उस टाइम का, बैथ बेगारी। यस, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ना ज्यादा लिखो, लैंड एलिनेशन लिखो, लैंड एलिनेशन। इसमें फिर एक्सप्लेन कर लेना, लैंड एलिनेशन। लैंड एलिनेशन का क्या मतलब है? हाँ, एंड कर देना, यस, उसको सेल करके किसी और को दे देना। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 8 हो गए। और कुछ बताओ, क्या क्या हुआ है, एक बार बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। न्यू लॉज एंड रेगुलेशन लिख लिया क्या? कुछ उसके अराउंड कुछ तो नहीं लिखा? लिख लो, इम्पोजिशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, वो उसी में आ जाएगा। इम्पोजिशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, 9 पॉइंट हो गए। बाकी पढ़ेंगे अच्छे से एनसीईआरटीज में, एक दो जो अच्छा लगे पॉइंट इसमें डाल देना। हाई, हाई रेंट भी लिख सकते हो, हाई रेंट लिखो, हाई टैक्सेशन लिखो, उसी में लिख दो। लैंड रेवेन्यू लिखवाया ना मैंने, लैंड रेवेन्यू वाला लिखवाया ना, एक पॉइंट लिखवाया मैंने। हाँ, तो इसमें लिख सकते हो हाई टैक्स, हाँ, हाई टैक्सेशन, हाई रेंट, ये भी लिख सकते हो, कोई इशू। देखो जितने भी पॉइंटर्स है ना अल्टीमेटली एक दूसरे से कनेक्टेड है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर मैं लिखवा रहा हूं तो उसमें हाई रेंट, हाई टैक्सेशन सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेचर एंड कैरेक्टर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक पॉइंट और लिखो, इन्वेजन, उसी में लास्ट वाले में, इन्वेजन ऑफ ढीकूज। इन्वेजन ऑफ ढीकूज, DHIKUS। यस, मीनिंग बताओ। आउटसाइडर्स, इन्वेजन ऑफ ढीकूज, नोन एज, नोन एज नहीं, कॉल्ड एज आउटसाइडर्स। ठीक है, आउटसाइडर्स कॉल्ड एज ढीकूज। ठीक है, ये क्लियर है टर्म ये? हाँ, ब्रैकेट में लिख लो आउटसाइडर्स। आउटसाइडर कौन कौन होंगे? मनी लेंडर्स, जमींदार्स, ठीक है, इजारदार्स, प्लांटर्स, ट्राइबल्स, उनको डिकूज कहते थे। हाँ, तो मनी लेंडर्स वगैरह, जमींदार, इजारदार, ये सब लोग डिकूज हैं, ये आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पुलिस सिस्टम होगा, जुडिशरी होगी, वो भी डिकूज हैं, क्योंकि उनके लैंड पर आकर उनको डिक्टेट कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अब लिखो नेचर एंड कैरेक्टर, नेचर एंड कैरेक्टर, पीजेंट्स और ट्राइबल रेबेलियन के नेचर एंड कैरेक्टर किस किस टाइप के थे, मतलब आप एक बर्ड आई व्यू देखोगे तो किस तरीके का नजर आता है इनका रेबेलियन। कॉजेज अलग होता है, नेचर एंड कैरेक्टर होता है कि
उसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा दिखता है वो, ठीक है। जैसे वायलेंट है या नहीं है, वायलेंट है या नॉन वायलेंट है, ठीक है। उनके वेपन्स कैसे हैं, लीडर कौन है, ठीक है। ये सब पॉइंट है नेचर एंड कैरेक्टर में लिखवाऊंगा, समझ आ जाएगा। लिखो फर्स्ट पॉइंट, हाँ, नेचर एंड कैरेक्टर। अगर सिग्निफिकेंस आता है, सिग्निफिकेंस, तो उसमें भी ये पॉइंटर्स काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखो रिस्टोरेटिव। रिस्टोरेटिव मीन्स यस, ब्रिंग बैक, टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। लिखो इसमें टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, जो पहले चल रहा था वही लेकर आना है। रिस्टोरेटिव रेबेलियन भी लिख लेना साथ में। आर्ग्यूड बाय, हिस्टोरियन का नाम लिख लो, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, कुछ कुछ, कैथलीन गॉग। रिस्टोरेटिव रेबेलियन आर्ग्यूड बाय कैथलीन गॉग टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। जो जमींदार है वो अपनी जमींदारी लेना चाह रहा है, जो पीजेंट्स है वो अपने लैंड वापस चाह रहा है, जो लोकल रूलर्स एलिट्स हैं वो अपने वापस से एलिटिज्म में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। 1857 रिवोल्ट भी यही है। 1857 में भी रिस्टोरेटिव रेबेलियन हम बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अथॉरिटी किसकी यूज कर रहे थे सब लोग दिल्ली में, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वाज अ सिंबल ऑफ मुगल अथॉरिटी, तो मुगल तो पहले वाले हैं ना, तो रिस्टोरेटिव, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंटी इंपीरियलिस्टिक। एंटी इंपीरियलिस्टिक एग्जाम्पल मैं अभी स्पेसिफिकली नहीं दे रहा हूं, अलग से कराऊंगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल बाद में ऐड कर लेना। नेक्स्ट लिखो एंटी फ्यूडल। एंटी फ्यूडल, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। एंटी इंपीरियलिस्टिक तो समझ आ गया कि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट है, जो ब्रिटिश, हाँ कोई बात नहीं, टेंडेंसी तो इंपीरियलिस्टिक है ना। जब वो यहां आ जाएंगे, जो प्रोसेस है उनके आने का, दैट इज इंपीरियलिज्म। जब यहां पर एस्टेब्लिश होने के बाद रिसोर्सेज को बाहर भेजेंगे, दैट इज कॉलोनियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म यूज होगा इसमें भी, कॉलोनियलिज्म में। इस तरीके से है, देखो एक सब सेट है, एक सबसेट है। यहां इंपीरियलिज्म है, ये कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। टू बी कॉलोनियलिस्टिक यू हैव टू बी इंपीरियलिस्टिक। पहले कब्जा तो करो, तभी तो कॉलोनियलिज्म होगा, यही पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, एंटी फ्यूडल। एंटी फ्यूडल बताओ, फ्यूडलिज्म क्या होता है। हाँ, यस, यही है फ्यूडल। फ्यूडलिज्म हमने मिडिवल में किया था अच्छे से। फ्यूडलिज्म का सिंपल मीनिंग है, एक बड़ा रूलर है, उसने छोटे छोटे रूलर्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं डिफरेंट लैंड पार्सल्स के ऊपर। यहां पर वो काम कौन करेगा, जमींदार, इजारदार, ठीक है। तो ये रूलिंग एलिट्स हैं लोकल लेवल पर, तो उनके अगेंस्ट भी रिबेलियन होगा, अभी एग्जांपल आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिंबलाइज। सिंबलाइज सब अल्टर्न अप्रोच। सब ऑल्टर्न सब ऑल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। सब ऑल्टर्न अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। दो टाइप की हिस्टोरियंस के तौर पे हिस्ट्री के डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप की हिस्ट्री होती है। एक होती है टॉप डाउन, जिसमें आप सिर्फ रूलर्स की बात करते हो, कि अकबर है, औरंगजेब है, शिवाजी है, ये रूलर्स हैं, आप सिर्फ इनकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री। एक होती है जो नीचे पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, कॉमन मासेज हैं, एक उनकी हिस्ट्री होती है। तो जितने भी ये ट्राइबल रिवोल्ट हो, चाहे पीजेंट रिबेलियन हो, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, इसी को बोलते हैं सब अल्टर्न, ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट्स, पीजेंट्स। यहां मैं मुगल रिवोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, शिवाजी के रिवोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मराठास की। यस, बॉटम अप अप्रोच। कॉमन मासेस की हिस्ट्री, सिंपल, ब्रैकेट में लिख लो हिस्ट्री ऑफ कॉमन मासेस। ये पॉइंट क्लियर है ना, पीजेंट्स वगैरह। नेक्स्ट लिखो देवर जनरली अनप्लान्ड। देवर जनरली अनप्लान्ड। नेक्स्ट
लोकल इन कैरेक्टर, लोकल इन कैरेक्टर मीन्स यस एक ही एरिया स्पेसिफिक है, एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं बाहर। ऐसा नहीं है कि बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट या पबना डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट हुआ फिर वो जाके बॉम्बे तक पहुंच गया, ऐसा नहीं है। ये वाला फेज हम देखेंगे बाद में जब नेशनल मूवमेंट चलेगी। नेशनलिज्म की डेफिनेशन बताएगा कोई? मैं डिफरेंस कर रहा हूं दोनों में कि क्या फर्क है दोनों चीजों में। नेशनलिज्म क्या होता है? एक दो वर्ड बता दो, कोई बात नहीं, डेफिनेशन छोड़ो। नेशन क्या है? ये लैंड नेशन है या हम सब नेशन है? हम सब नेशन है। यस, कल्चरल डेफिनेशन होती है हमेशा नेशनलिज्म की, हमेशा कल्चरल डेफिनेशन होती है। कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस, कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस लिख लो साइड में, ये तीन वर्ड यूज करना नेशनलिज्म जब भी आए। कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस, कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस। अब सुनो, इररिस्पेक्टिव कोई भी रिलीजन हो, क्या एथनिसिटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उससे कोई मीनिंग नहीं है। कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस माइंड में, कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में राइट्स चल रहे हैं, तो वो आपको इंपैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेंटली कर रहा है, ये कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, आपको इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो ये होगा कॉमन कल्चरल। ठीक है, फ्लड आ रही है, फ्लड आ रही है कश्मीर में फॉर एग्जांपल 2014 झेलम श्रीनगर, ठीक है, 2014 में झेलम में कश्मीर में फ्लड आई, तो इम्पैक्ट सबको किया, वो मेंटली किया। आप ठीक है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, मेंटली कर रहे हैं, तो इसको बोलता है कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस, यही नेशनलिज्म है। इसमें रिलीजन एथनिसिटी ये काउंट नहीं होता है, बाकी वो पॉलिटिकल जो है वो अलग चीज है, उसमें नहीं जाना हमको। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? लोकल इन कैरेक्टर, लोकल इन कैरेक्टर, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाद में होगा चेंज इसमें, जब पोस्ट 1857 हम देखेंगे, एक फेज आएगा पीजेंट रिबेलियंस का, कि पोस्ट 1857 के बाद नेचर कैसा था, तो उसमें नेशनलिस्टिक इन अप्रोच होगा। जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, अभी तक सिर्फ मालाबार में चल रहा है इशू, बाद में आ जाएगा ऑल इंडिया किसान सभा, पूरे इंडिया के किसान, ये होगा नेशनलिज्म। ठीक है, तो यही डिफरेंस आएगा बाद में 18, ये लिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट लिखो, जनरली वायलेंट इन नेचर, जनरली वायलेंट इन नेचर, वायलेंट इन नेचर, यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स या वेपन्स, यूजिंग प्रिमिटिव वेपन्स, जैसे क्या होगा? बैलिस्टिक मिसाइल, एक्स, AXE, बो, स्वॉर्ड्स, ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लो, यूजिंग प्रिमिटिव वेपन्स। क्रूज मिसाइल तो नहीं होगी ना यहां यूज। नेक्स्ट लिखो, सेल्फ इनिशिएटेड, सेल्फ इनिशिएटेड, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, एसोसिएशन विद कास्ट एंड रिलीजन, एसोसिएशन विद कास्ट एंड रिलीजन, इसको समझा नहीं रहा हूं मैं अभी, ये आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या एग्जाम्पल लिख लो, मोपिला रिबेलियन, मालाबार वाला, MOPILA, मोपिला, LLA, मोपिला रिबेलियन, ये क्लियर हो जाएगा जब कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अगेंस्ट, अगेंस्ट अनहोली ट्रिनिटी, अगेंस्ट अनहोली, क्या कोई इशू है? नहीं समझ नहीं आया, पूछ रहा हूं मैं कि लास्ट पॉइंट क्लियर है? एक सेकेंड, लास्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना, आगे बढ़ता है। अगेंस्ट अनहोली ट्रिनिटी ऑफ, अनहोली ट्रिनिटी ऑफ धिकूज, धिकूज, DHIKUS, अगेंस्ट अनहोली ट्रिनिटी ऑफ धिकूज, इसमें ट्राइंगल बना लेना, धिकूज DHIKU, ऐसा भी लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है। इसमें लिखो ट्राइंगल में, एक लिखो जमींदार, जमींदार, एक लिखो मनी लैंडर्स, एक लिखो ब्रिटिशर्स या गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्रिश्चियन मिशनरी भी लिख सकते हो यहां पर। ये कौन हो गए? डिकूज, आउटसाइडर्स, ठीक है।
ये की टर्म्स में जानबूझ के लिखा रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री तभी बनेगी, वरना ऐसे भी लिख दो आउटसाइडर्स, तो ये यूनिक हो जाएगा ना, वो हिस्टोरिकल ये की टर्म हो गया डिकूज। नेक्स्ट लिखो, देवर पॉलिटिकल, देवर पॉलिटिकल एज मेंशन्ड बाय रंजीत गुहा, देवर पॉलिटिकल एज मेंशन्ड बाय रंजीत गुहा, GUHA, रंजीत गुहा हिस्टोरियन है, रंजीत GUHA गुहा। ये क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट थी, एक डिबेट है कि ये ए पॉलिटिकल थी, मतलब कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं थे, कुछ लोग बोलते हैं हिस्टोरियंस कि ये पॉलिटिकल थी। पॉलिटिकल इस सेंस में कि जो ए पॉलिटिकल बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं है, ए पॉलिटिकल पूरा एक टर्म है ये, वो लोग क्या कह रहे हैं कि इन जो भी पीजेंट रेबेलियन था या ट्राइबल रेबेलियन था, इनको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। बट रंजीत गुहा क्या कहते हैं कि ये पॉलिटिकल थी, क्योंकि इनको पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर के बारे में पता था कि कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है, कौन रूल कर रहा है, कौन अथॉरिटी स्टैब्लिश करना चाह रहा है, इनको पता है, रंजीत गुहा ये कहते हैं। तो समझ रहे हो कि दीज मूवमेंट्स वर पॉलिटिकल इन अप्रोच बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ पावर अथॉरिटीज। इसी में पॉलिटिकल का ही आगे एक्सपेंशन है, इंपीरियलिस्टिक, हाँ, अवेयर ऑफ लोकल पावर अथॉरिटी या स्ट्रक्चर, जो भी लिख लो। इनको पता है कि फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है, पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन है, ये सब पता है इनको। रंजीत गुहा यही आर्गुमेंट देते हैं। नेक्स्ट लिखो, देवर सप्रेस्ड रूथलेसली, सप्रेस्ड रूथलेसली, ये तो लिख लोगे, सप्रेस्ड रूथलेसली with exemplary savagery, with exemplary savagery। क्या मीनिंग है? क्रूएल, ठीक है, और एग्जाम्पलरी मीन्स एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ठीक है, ये आगे से कोई ऐसा ना करे, तो एग्जाम्पलरी सैवेजरी, ठीक है, ये वर्ड यूज करोगे तो इवेल्युएटर को अच्छा लगेगा। चलो एग्जाम्पल लिख लो इसमें, अराउंड 20,000 संथल्स डाइड इन रेबेलियन। कितने? 20K, 20,000। नंबर्स में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा होगा, जनरली 20,000 अराउंड है, ठीक है, या थाउजेंड्स ऑफ संथल्स डाइड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी अमंग पीपल, अमंग पीपल। नेक्स्ट लिखो, देयर कैरेक्टर changed after 1857, their character changed after 1857। ये वाला मैं मेंस के पर्सपेक्टिव में पूरा 6-7 पॉइंट अलग से दूंगा, ठीक है, अभी यहां तक छोड़ दो इसको। कैरेक्टर चेंज्ड आफ्टर 1857, इसमें डाउट है किसी को? कुछ भी नहीं है, पूछ लो अभी। मर्केंटलिज्म, कॉलोनियलिज्म, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नहीं है? ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेंस का, नेचर कैरेक्टर पे भी फ्रेम हो सकता है, कॉजेस पे भी हो सकता है। पीजेंट्स अर्बन इंटेलिजेंसिया, डिफरेंस क्या है अप्रोचेस में, ठीक है, पीजेंट्स किस तरीके से लड़ रहे हैं ट्राइबल्स, और जो अर्बन इंटेलिजेंसिया है, जैसे कौन अर्बन, ये इसमें एग्जांपल बताओ जरा। मिडिल क्लास कौन कौन, जैसे ड्रेन ऑफ थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जितने भी तुम लीडर्स को जानते हो वो सब इधर आ जाएंगे, ठीक है। वो सिटीज में रहकर रिबेलियन कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल, ठीक है, और पीजेंट्स अलग कर रहे हैं। दोनों में अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। लिखो फर्स्ट, पीजेंट्स और ट्राइबल दोनों लिख लेना,
पीजेंट्स एंड ट्राइबल दोनों। फर्स्ट लिखो पीजेंट्स ट्राइबल में मोर वायलेंट, ये वायलेंट होगा, हाँ, मोर वायलेंट। क्लियर है पहला पॉइंट, वायलेंट होगा। एग्जाम्पल्स अभी करेंगे हम सारे। ये जनरली नॉन वायलेंट, जनरली बिकॉज दे बिलीव्ड इन constitutional approach, yes, petition prayers 3P approach। ये वाला नॉन वायलेंट बिकॉज दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, प्रेयर्स पेटिशंस ये करेंगे हम आगे। वायलेंट में तो एग्जांपल डाल सकते हो ना, कौन सा, संथल ही डाल दो अगेन। 60,000 संथल्स गॉट इन्वॉल्व्ड इन रेबेलियन, ठीक है। थाउजेंड्स लिख दो, नंबर स्पेसिफिक नहीं देना चाह रहे, वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है। थाउजेंड्स ऑफ संथल्स इन्वॉल्व्ड, क्योंकि बुक्स में सब में अलग अलग होता है, कोई 60 बोलेगा, कोई 50, कोई 20, कोई 30। इसमें वायलेंट में लिख देना किलिंग्स ऑफ रिकूज, किलिंग ऑफ कौन, किसको मारेंगे, आउटसाइडर्स रिकूज, इसमें वायलेंट में एग्जाम्पल। नेक्स्ट लिखो सेल्फ इनिशिएटेड, सेल्फ, ये वाला पीजेंट्स और ट्राइबल वाला, सेल्फ इनिशिएटेड, खुद से स्टार्ट किया इन लोगों ने। उधर क्या आएगा, बाय न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास, बाय न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास अप्रोच है, ठीक है। ऐसा भी होता है ना कि फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बरदौली सत्याग्रह हो रही है, बरदौली इज इन गुजरात, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां के लोकल थे, बट गांधी जी वहां क्यों आते हैं, आउटसाइडर हुए ना, अर्बन इंटेलिजेंसिया हुए, नेहरू वहां जाएंगे, तो ये बाहर से आए ना, इनका क्या है, सेल्फ इनिशिएटेड, खुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं, बाहर से कोई हेल्प नहीं ले रहे, ठीक है। ये क्लियर है ना पॉइंट। पर एक और एग्जांपल समझो, केरला में मूवमेंट होती है कर्षक संगम्स की, मैंने बताया था मैप में, कर्षक संगम, ये पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने केरला में मूवमेंट की, उनके लिए जत्थाज आते हैं पंजाब से, तो पंजाब वाले लोग जत्थाज के फॉर्म में जाते हैं, जो आजकल किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो इसी तरीके से मूव करके कहां जाता है, केरला में। तो ये अप्रोच अलग हो गई ना, इनकी सेल्फ इनिशिएटेड हो गई। नेक्स्ट लिखो लिमिटेड एम या लिमिटेड एम्बिशन, जो भी लिखो, हाँ, पीजेंट्स ट्राइबल में लिमिटेड एम्स, दैट इज टू ओवरथ्रो, दैट इज टू ओवरथ्रो ब्रिटिश अथॉरिटी, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश अथॉरिटी। अर्बन इंटेलिजेंशिया में लिखो टू ओवरथ्रो ब्रिटिश अथॉरिटी एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नहीं, इसमें अर्बन इंटेलिजेंसिया में टू ओवरथ्रो ब्रिटिश अथॉरिटी एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अर्बन इंटेलिजेंसिया जो मैं बोल रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, नेशनल मूवमेंट की बात चल रही है, जो आईएनसी वगैरह फॉर्म होगी बाद में। नेक्स्ट पीजेंट्स में लिखो दे लैक्ड sufficient understanding of colonialism, they lacked sufficient understanding of colonialism। ये क्लियर है, उनको पता नहीं है colonialism क्या हो रहा है, वो सिर्फ एज एन इंपीरियलिस्टिक फोर्स देख रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, हम लोग के ऊपर रूल कर रहे हैं, सिर्फ यहां तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है पीजेंट्स और ट्राइबल्स की। बट अर्बन इंटेलिजेंसिया क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ इंपीरियलिज्म नहीं है, ये colonialism भी है। एग्जाम्पल ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्लियर है ये पॉइंट, लिखो इसमें। इसमें क्या लिखा था पीजेंट ट्राइबल में, हाँ, इधर लिखो, यहां लिखो तुम, दे वर अवेयर ऑफ colonial aspect of British rule, they were aware of colonial aspects
ऑफ ब्रिटिश रूल, एग्जाम्पल ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? colonial aspect of British rule, colonialism means, और क्लियर हो जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ आगे चलेंगे हम, जब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कराऊंगा आईएनसी में तो वहां हो जाएगा कवर। ठीक है, अब पीजेंट मूवमेंट्स के एग्जांपल्स कराऊंगा मैं 2-3 जो मेंस में आ सकते हैं, बाकी पीटी के लिए स्पेक्ट्रम में है बहुत सारे। ठीक है, फर्स्ट लिखो रंगपुर धींग, रंगपुर रंगपुर धींग 1783। 1783 गवर्नर कौन था बताओ जल्दी, स्पेक्ट्रम है सबके पास? नहीं है, चलो कौन था? ये किसकी पॉलिसीज काम कर रही थी इस वक्त? वॉरेन हेस्टिंग, अलाउद्दीन, डलहौजी नहीं, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अब मुझे बताओ, बैटल ऑफ प्लासी हो गई, 1783 की बात कर रहे हैं हम, ये ईयर पे ध्यान रखना, 1783 बैटल ऑफ प्लासी। यस सर, क्या कब हुई? 1757 बक्सर, 1764 उसके बाद कोई ट्रीटी साइन हुई थी? कब साइन हुई थी? 1765। अब सुनो, रंगपुर वाला रीजन किधर है? बंगाल में। ठीक है, अर्स्टवाइल बंगाल उस टाइम का, वहीं पर रिबेलियन हो रहा है और ये पीजेंट रिबेलियन है। इलाहाबाद ट्रीटी तक आप लोग आ चुके हो, 1765। 1765 के बाद 1783 है, कितने साल हो गए? 5 साल ऐड करो, 70, 13, 18 साल, अराउंड 18 ईयर्स। ठीक है, इसके बीच में एक्सपेरिमेंट हुए थे लैंड रेवेन्यू के लिए, इसके बीच में 18 हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? हाँ ठीक है, 18 ईयर्स हो गए। परमानेंट सेटलमेंट कब आता है? 92-3 के अराउंड। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, 1792 और 3 के अराउंड आता है। कौन लेके आता है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के आने से पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम पूरा हौच पौच था, सब कुछ पता नहीं था कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक ट्रेडर है और रेवेन्यू कलेक्शन ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, तो इस बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जैसे दीवानी रिजा खान वगैरह को अपॉइंट किए थे 1765 के बाद। याद है कुछ? नहीं याद है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? 1765 दीवानी राइट्स मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसने रिजा खान वगैरह इन सबको अपॉइंट किया उड़ीसा और बंगाल में, ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके जो पहले के लॉ चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग बोलता है, रॉबर्ट क्लाइव ने ये काम किया, फिर वॉरेन हेस्टिंग आता है। वॉरेन हेस्टिंग क्या बोलता है कि इसको रफा दफा करो, पुराना सिस्टम नहीं चलेगा, न्यू एक्सपेरिमेंट चलेंगे। तो वो नया सिस्टम लेके आता है कि 1 ईयर टेन्योर, 5 ईयरली सेटलमेंट वो लेकर आता है। तो जब ये 5 ईयरली सेटलमेंट लाता है ना, तो इसमें क्या होता है, जमींदार्स को अपॉइंट करता है, जमींदार्स और इजारदार्स को अपॉइंट करता है। इजारदार्स कौन होते हैं? रेवेन्यू कलेक्टर अगेन। ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि रेवेन्यू कलेक्टर के लिए बिडिंग होती है, फिर वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसका कितना % देते हैं वो लोग? क्राउन को कितना देते हैं? 11%। 89% क्राउन को, 11% अपनी जेब में। ठीक है, इसको बोलते हैं इजारदारी सिस्टम। तो इसी में एक इजारदार था, उसका नाम क्या था? देवी सिंह। क्या नाम था? इजारदार देवी सिंह। ये क्या कर रहा था, क्योंकि टेन्योर शॉर्ट है, आपको हटा दिया जाएगा 5 साल के बाद, तो इसने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स को कि 5 साल बाद तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो पहले जितना कलेक्ट कर सकता हूं कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 100% कलेक्ट करके 11% जेब में रखना है। वो 100 की जगह 110 रुपए कलेक्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक्सप्लॉइटेशन हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट रेबेलियन होता है। किसके अगेंस्ट? देवी सिंह, एज ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने अपॉइंट किया है इसको। ठीक है, यही स्टोरी है रंगपुर धींग की, बस लिखो इसमें 1783 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट, फर्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC लिखो सिंपल, EIC गॉट दीवानी राइट्स
over Bengal in 1765. In 1765, Allahabad Treaty. As a result, Warren Hastings introduced number of experiments in Bengal region. रूल अभी बंगाल में ही है ना उनका, अभी बॉम्बे मराठा इधर नहीं गया अभी वो, ठीक है, सिर्फ बंगाल में है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ठीक है. वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ experiments to collect land revenue. Example, 5 years settlement, comma, annual settlement. 5 years settlement and annual settlements. Annual हर साल के लिए. Later on, इजारदारी system was introduced. Later on, इजारदारी system was introduced. ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू फार्मर, ये टर्म यूज करनी है हमेशा. इजारदार जब भी यूज करो या परमानेंट सेटलमेंट यूज करो, रेवेन्यू फार्मिंग. रेवेन्यू फार्मिंग ये जो सब कलेक्ट करने का प्रोसेस है, बिडिंग का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फार्मिंग, और लोकल टर्म में बोलते हैं इजारदारी सिस्टम. ठीक है, तो इजारदारी जब भी लिखो या जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट वाली जब भी लिखो, ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू फार्मिंग. ठीक है, तब उसको क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इन दिस सिस्टम इजारदार देबी सिंह exploited peasants. एक चीज और ध्यान रखना, इधर देखो थोड़ा. जैसे कि एक लैंड फार्म है या फार्म लैंड है, ठीक है, इसमें एक तो पीजेंट होगा, ठीक है, जो कल्टीवेट कर रहा है लैंड को. फिर ऐसे ही बहुत सारे लैंड फार्म्स होंगे, और मिडीवल टाइम से एक जमींदारी सिस्टम चलता हुआ रहा है. जमींदारी सिस्टम का क्या मतलब है कि वो अथॉरिटी है इन पीजेंट्स के ऊपर, इन गांवों के ऊपर, विलेजेस के ऊपर. कौन? जमींदार, एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रूलिंग क्लास, लोकल लेवल पर. ये मैंने मुगल्स में भी कराया था, बताया था, बहुत अच्छे से नहीं करते. तो यहां इनके ऊपर कौन अथॉरिटी है? जमींदार. पुरानी अथॉरिटी जमींदारी सिस्टम है. ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम है मींस इनका एक लॉयल्टी होगी जमींदार के लिए. जो भी जमींदार होगा किसी गांव का या 5-6 गांव का जो जमींदार होगा, उसके लिए लॉयल्टी होगी ना इनकी. जब ब्रिटिश रूल को आप लेकर आओगे तो इनकी लॉयल्टी इंडियन की तरफ होगी. तो जमींदार जो है वो लोकल अथॉरिटी है, पहले से ही है. इन्होंने एक्सप्लॉइट किया वो अलग बात है, बट एक अथॉरिटी इनकी है, लॉयल्टी भी है. अब इजारदार किसने अपॉइंट किया? ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. वो क्या करेगा, यहां पर आएगा इजारदार और वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा इनसे, इन सब से. तो प्रॉब्लम क्या होगी? अथॉरिटी इन दोनों की क्लैश नहीं होगी. ठीक है, इसलिए जो ये रंगपुर देंगे, इस रेबेलियन में जमींदार भी पार्टिसिपेट करेंगे. क्लियर है? पीजेंट्स तो हैं, जमींदार भी हैं. ठीक है, लिखो इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखा था. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. एक पॉइंट हो गया इजारदारी सिस्टम एज अ कॉज. सेकंड पॉइंट लिखो डेप्रीवेशन ऑफ लैंड. इफ peasant और जमींदार fail to pay land revenue. नेक्स्ट लिखो इलीगल डिमांड्स और सेस. हाँ नहीं, नेक्स्ट पॉइंट इलीगल डिमांड्स और सेस, CESS. याद है अबवाब्स मैंने लिखवाया था मिडीवल इंडिया में, ठीक है, या रहदारी टैक्स भी लिखवाया था मैंने. याद है? कुछ तो याद होगा. मतलब ये भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ बोला था सर ने. चलो ठीक है, तो इलीगल सेस, आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, उसके अलावा दूसरे टैक्सेस भी इंपोज कर रहे हो जो कि इलीगल है. ठीक है, तो
मिडिवल टाइम्स में इनको अबवाब्स, ABWAB, अबवाब्स ये कहते थे, ठीक है। अभी क्या है, इलीगल वेब्स, क्योंकि इंग्लिश यूज करेंगे ये लोग, तो ठीक है यहां तक। तो ये समझ आ गया इलीगल डिमांड्स। नेक्स्ट लिखो। हाँ, इलीगल डिमांड्स, इलीगल सेस या इलीगल डिमांड्स, जो भी लिखना है आपको। कॉजेज में 2-3 बहुत है, बाकी कॉजेज ऑलरेडी मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ, 7-8 कॉजेज पहले लिखवा चुका हूँ ना, उन्हीं पॉइंटर्स को यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखकर छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस रंगपुर दींग का। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड evils of colonial rule, exposed evils of colonial rule, क्योंकि ये इनिशियल सिस्टम है बंगाल का और इनिशियल ही रिबेलियन हो रही है, अभी शुरुआत हो रही है, तो एक्सपोज कर रहा है कॉलोनियल रूल्स की इश्यूज को, एक्सपोज कर दिया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड लिखो, एक्सपोज्ड वीकनेस ऑफ इजारदारी सिस्टम, इजारदारी सिस्टम। नेक्स्ट लिखो, rebellion paved the way, rebellion paved the way, PAVED, paved the way for devising new land settlement, new land settlement। समझ आ रहा है ना ये पॉइंट? हाँ, तो नो वाला कौन है? 1783 चल रहा है, 1783 एक्सपेरिमेंट हुआ, इजारदारी सिस्टम आया, एक्सपोज हो गया, प्रॉब्लम है उसमें। तो अब नया एक्सपेरिमेंट होगा, वो एक्सपेरिमेंट कौन से फॉर्म में आएगा? 1793 में परमानेंट सेटलमेंट। ये हो चुका है, इसलिए मैं पीछे कनेक्ट कर रहा हूं, ये तुम कर चुके हो परमानेंट सेटलमेंट, कैसे किया वो तुम जानो, रिवीजन तुमने किया नहीं किया वो तुम जानो, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर इशू हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा देखा रिबेलियन हो रहा है, कॉलोनियल रूलर्स ने रिफॉर्म्स लाया, कॉर्नवेलिस आकर उसने क्या किया, ये 5 ईयरली सेटलमेंट हटाओ, एनुअल सेटलमेंट हटाओ, परमानेंट सेटलमेंट कर दो बेस्ड ऑन 10 ईयर्स प्रीवियस जो डेटा है, ठीक है। याद है ना ये सब कुछ, ये 10 ईयर, 89%, 11%, सनसेट क्लॉज, सब याद है नहीं? ठीक है, याद तो नहीं है, खैर। नेक्स्ट लिखो, मोपला रिबेलियन, मोपला MOPLAH, मोपला। मोपला रिबेलियन, मापिला रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, एक चीज बताओ, डेफिनेशन डिफरेंशिएट करो, रिवोल्ट होता है एक रेवोल्यूशन होता है। ये मैं छोटी छोटी चीजें लेकर चलूंगा, ये बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं ऐसे। रिवोल्ट हम सब बोल रहे हैं, रिवोल्ट है ये, 1857 वाज अ रिवोल्ट, बट अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रेवोल्यूशन, ठीक है। और नहीं, जरूर नहीं है, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी वायलेंट था, बहुत वायलेंट था, लार्ज इम्पैक्ट, यस, लार्ज इम्पैक्ट, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? रेवोल्यूशन सब बता रहे हैं, रिवोल्ट कोई नहीं बता रहा है, रिवोल्ट बताओ। यस, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है और जनरली फेल्ड होता है, वो रिवोल्ट होता है। जब वो पास हो जाता है, क्लियर कर जाता है अपना टेस्ट, तो उसको बोलता है रेवोल्यूशन जनरली, ठीक है। एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। बेसिक है कि रिवोल्ट जनरली फेल्ड होते हैं, क्योंकि अगर ये पास होते, ये रेवोल्यूशन में होता, तो मॉपिलर डिसाइड करते कि क्या करना है। रंगपुर धींग जो ट्राइबल्स हैं या पीजेंट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, अथॉरिटी क्या है। यहां पर कौन डिसाइड करता है इनके बाद भी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो गवर्नमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। वहां भी कॉलोनियल अथॉरिटी थी ब्रिटिश, उसको हटाकर फेंक दिया था उन्होंने और अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अमेरिकन ने, ठीक है। फिर वहां भी डिबेट है कि वो एक्चुअल में रेवोल्यूशन नहीं है, वो डिबेट अलग है। मोबला रिबेलियन लिखो, 1841 टू 1920, 1841 टू 1920 लिखो। इसमें फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। इंडिया है, मालाबार इधर है, केरला वाला कोस्ट मालाबार, ठीक है। तो नाइन्थ और 10th सेंचुरी एडी,
में जो अरब ट्रैवलर्स थे इंडिया में जो आए, केरला में स्पेसिफिकली मर्चेंट ट्रेडर्स, जो अरब ट्रैवलर्स यहां पर आए, दे गॉट सेटल्ड इन दैट रीजन। ठीक है, वहां पर सेटल हो गए वो। पहले ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बाद में इन्होंने फार्मिंग एक्टिविटीज में ये एंगेजमेंट ले ली। ठीक है, उसमें एंगेज हो गए, टोटली फार्मर बन गए। तो उन्हीं के जो डिसेंडेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, मोपलास, ठीक है, या मापिलास। ठीक है, अरब्स के डिसेंडेंट मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए मोपला रिबेलियन, मोपला रिबेलियन MR लिख लो, वर सीरीज ऑफ राइट्स, वर सीरीज ऑफ राइट्स by Muslim peasants of Malabar, Kerala, Muslim peasants of Malabar against landlords called as Janmis, JENMIS, Janmis, who were mainly Hindus, ब्रैकेट में लिखना, नंबोदिरी ब्राह्मण्स, जैनमीज लैंडलॉर्ड्स। हाँ, जैनमीज लैंडलॉर्ड्स जिनकी जमीन है। ठीक है, और मापिलाज ये क्या है, टीनेंट कल्टीवेटर्स हैं ये। ठीक है, टीनेंट्स पता है ना, आप लोग सब लोग रूम में पीजी में रहते हो, रूम लेकर रहते हो, हॉस्टल वाले नहीं, आप लोग टीनेंट्स हैं। ठीक है, किराएदार। ठीक है, ये क्लियर है। इसी में लिखो आगे, मालाबार रिबेलियन। देखो थोड़ा फास्ट रखो, मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी है, काफी बचा हुआ है अभी। ठीक है, और हर जो भी टॉपिक है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटी के लिए है, हर टॉपिक मेंस के लिए भी है। तो इसमें मिडीवल और एंशिएंट से कंपेयर मत करना, इसमें बहुत ज्यादा जाएगा। आधी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, आधी क्लासेस होने में 21-22 क्लासेस अभी भी लगेंगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सीरियस रहो। क्या लिखा है लास्ट, of 1921 is often considered as the culmination of Mapila revolts, 1921 में जाके क्लोज होगा। ठीक है, टाइम पीरियड देख रहे हो ना, 1841 टू 1920। स्टोरी बताता हूं थोड़ी सी। मैसूर कर लिया ना, टीपू सुल्तान हैदर अली वाला कर लिया ना। तो उसमें क्या होता है, जब टीपू सुल्तान और ये मैसूर का जब राइज होता है विजयनगर के बाद, विजयनगर के में से ही जो विजयनगर के, एक सेकेंड, विजयनगर के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वही एक रूलिंग एलीट क्लास होती है। वो कौन सा एम्पायर क्रिएट करती है, मैसूर का। ठीक है, उसी में फिर बाद में कौन पावर में आते हैं, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो जब मैसूर पावर में होता है, जो तो नंबोदिरी ब्राह्मण्स हैं, देवर लैंड लॉर्ड्स विजयनगर के टाइम से। तो मैसूर के दौरान ये लोग वहां से चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं, तो जो मालाबार मोपलाज हैं इनको थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है कल्टीवेशन के उसमें, क्योंकि इनके जो नंबोदरी ब्राह्मण्स हैं, जो जैनमीज हैं या जो लैंड लॉर्ड्स हैं, वो वहां पर नहीं है। बट क्या होता है, जब डिक्लाइन ऑफ टीपू सुल्तान होता है, डिक्लाइन ऑफ मैसूर होता है, उसके बाद नंबोदरी ब्राह्मण्स वापस आते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, वापस आएंगे तो रिजेंटमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि इतने टाइम से 100-200 साल से वो इंडिपेंडेंट है, फिर दोबारा से एक लैंडलॉर्ड्स आ रहे हैं ऊपर से, वो इंपोज कर रहे हैं अथॉरिटी, तो रिजेंटमेंट क्रिएट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा दोनों में दोबारा से, उसी कन्फ्लिक्ट का ये रिवोल्ट बनता है सारा। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टीपू सुल्तान हैदर अली, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैसूर सल्तनत, जो भी मैसूर का एम्पायर है, दे वेंट टू अदर प्लेसेस। ठीक है, बट विद द स्टैब्लिश, हाँ, रीजन उनका अपना एक्सप्लॉयटेशन या जो भी लैंड लॉर्ड्स है उनका नहीं बनती होगी रूलिंग क्लास की। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो उसमें हमें नहीं जाना, वो पीछे की हिस्ट्री है। अभी यहाँ पे क्या करंट कंटेक्स्ट है, ये लोग वापस आते हैं
और अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश रूल। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रिटिश रूल कॉलोनियल रूल है, और जब भी आप ब्रिटिश रूल को यूज करोगे अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चाहे संतल हो चाहे मुंडाज हो, ठीक है, वो नंबूदिरी लोकल्स हैं बट दे आर यूजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी, तो यहां रिजेंटमेंट क्रिएट होगा मोपिलास का। तो इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, with the arrival of British rule in Malabar, with the arrival of British rule in Malabar, post fourth Anglo-Mysore war, post फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर कब हुआ था? फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर कब हुआ था? 1799, ठीक है, 1909। Nambudiri Brahmins returned to Malabar region. Nambudiri Brahmins returned to Malabar region. Next point लिखो, grievances of Mopilas. Grievances, ये भी cause है, grievances of Mopilas. First, changed land relation with Janmis. Changed land relation with Janmis. Janmis लिखा हुआ है सामने. Changed land relation with Janmis. इसी में सेकंड लिखो, lack of security of tenure. Lack of security of tenure. अभी इलेक्शन कमीशन होता है, पॉलिटी में सब पढ़ते हैं, क्या वर्ड यूज होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो यहां भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इनका किराएदारों का, टेनेंट्स का, ठीक है, कौन है वो लोग? मोपलास, ठीक है, तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लैक कर रहा है। नहीं, मोपलास एम से याद रखो, एम से मुस्लिम, एम से मोपलास, और नंबूदिरी ब्राह्मण्स जैनमीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। दो वर्ड और भी हैं, वो मैंने लिखवाया नहीं है, करमदार और पैरूम पट्टादार, वो मैंने लिखवाया नहीं है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लास्ट क्या लिखा था? हाँ, नेक्स्ट लिखो, ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, हाई रेंट्स, अदर इलीगल टैक्सेस। नेक्स्ट लिखो, बोथ क्लास एंड रिलीजन, बोथ क्लास एंड रिलीजन वर एग्नोस्टिक टू ईच अदर, वर एग्नोस्टिक टू ईच अदर। कैसे? ये पॉइंट एक्सप्लेन करो। यस, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम हो गया, और क्लास में क्या हो गया? एक लैंडलॉर्ड है, एक पीजेंट हो गया, तो क्लास भी और रिलीजन भी एग्नोस्टिक हो गया है। एग्नोस्टिक वैसे टर्म यहाँ ठीक नहीं है, बट मैंने एग्नोस्टिक इसलिए लिखवाया है क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन 1920 इंक्रीमेंट इन रिन्यूअल फीस at exorbitant rate became the immediate cause of rebellion, 1920 में आ गए हम। प्रॉब्लम्स का बैकग्राउंड तुमको दिख गया, 1921 में एंड होता है, तो 1920 में इमीडिएटली क्यों हुआ राइज दोबारा, तो वो बता रहा हूं। क्या होता है? लैंड टेन्योर होता है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप कहीं जा रहे हो, आपने फ्लैट किराए पे लिया, एग्रीमेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का एग्रीमेंट हो गया, वो एग्रीमेंट 2 साल का एंड होता है। अरे थोड़ा देख लो, फिर मिस हो जाएगा। क्या नाम है? फातिमा, सुन लो थोड़ा, नूर फातिमा, यस, थोड़ा भी सुन लो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, देख लो आराम से। आपने रूम रेंट पे लिया, फ्लैट रेंट पे किया, 2 साल का एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट एंड हुआ, तो जब एग्रीमेंट रिन्यू कराओगे तो नए रेट्स होंगे। तो वही पॉइंट है, 1920 में जब रिन्यूअल करा रहे थे टेन्योर्स, मींस मोपलास जैनमीज के लैंड को नया टेन्योर ले रहे थे, तो जो रेट्स थे टेन्योर के वो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे थे, बहुत ज्यादा थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। वो क्लैश डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है 1920s में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फुल ब्लूम पर है, ठीक है, क्लियर है यहां तक?
तो यहां पर 1920 में रिबेलियन होगा। नेक्स्ट लिखो, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बाय जैनमीज अगेंस्ट discriminatory treatment by Jainism against Muslim peasants in comparison to Hindu peasants। प्रॉब्लम क्या है? ब्रिटिश रूल की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर यहां पर, ठीक है। और नंबूदरी ब्राह्मण्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी 1920 की बात कर रहे हैं हम, तो वहां फुल ब्लूम पर है। तो वो इनको इन्फ्लुएंस करेंगे डिसीजन को, और इस तरीके से क्रिएट करेंगे सिचुएशन की कुछ रिबेलियन रिवोल्ट हो, ठीक है। कॉम्युनल नहीं, कॉम्युनल होगा कुछ सम एक्सटेंट, वो मैं आगे लिखवाऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट में क्लियर हो जाएगा। कंप्लीटली नहीं है, देखो शुरू में कम्युनल नहीं रहेगा, लेकिन जब लास्ट में चलेगा ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वहां पे कम्युनल टिंज आएगा, उसका रीजन दूंगा मैं अभी। चलो इसमें लिखो, रेबेलियन ऑफ 1921 वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। एक हेडिंग दो, रिबेलियन ऑफ 1921 वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉलिटिसाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिसाइजेशन। एग्जाम्पल, मालाबार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी, मालाबार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी held its session at Majiri, Mageri, held its session at Majiri। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मर्जर विद खिलाफत मूवमेंट, मर्जर विद खिलाफत मूवमेंट, KHILAFAT, मर्जर विद खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस की लोकल कमिटी भी इन्वॉल्व है 1920 में, और खिलाफत मूवमेंट भी चल रही है, वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो एज ए इशू ले रही है लैंड रेवेन्यू का, टैक्स का जो इशू है उसके तौर पे ले रही है। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम एसोसिएशन, ठीक है, तो दोनों साइड से हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, मजलिस उल उलेमा, मजलिस उल उलेमा, मजलिस उल उलेमा, उल उलेमा called for jihad, JIHAD, called for jihad against ब्रिटिश रूल, ठीक है। अभी तक ब्रिटिश रूल चल रहा है, अभी मैंने एंटी हिंदू नहीं बोला है या एंटी मुस्लिम नहीं बोला है, ध्यान रखना। सिर्फ वहां ये बताया था कि एग्नोस्टिक हो रहा है, क्लास भी और रिलीजन भी। अभी मैंने ये नहीं बोला कि एंटी हिंदू चल रही है मूवमेंट, ये ध्यान रखना ना। जैनमीज का मैंने एंटी मुस्लिम बोला है, ये ध्यान रखना, दोनों में थोड़ा फर्क है यहाँ पर, गौर, ठीक है। मजलिसुल उलेमा कॉल्ड जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज इन 1921, अगस्त 1921, पुलिस अरेस्टेड मुस्लिम प्रीस्ट अली मुसालियार, अली मुसालियार। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोपिलाज alleged that Jainism supported British, against Mopilas, ठीक है। As a result, the movement got communalized to some extent. As a result, movement got communalized to some extent, ठीक है। एलिगेशंस के ऊपर, ठीक है, एलिगेशंस प्रूफ नहीं है, ये ध्यान रखना, वर्ड यूज करना है एलिगेशन, ठीक है। स्पेसिफिकली आप मत बोलो कि कम्युनल है, आप बोलो एलेज टू बी, तो वो मॉडरेट कर देता है वर्ड को आपके। क्या लिखवाया था मैंने, बताना, कम्युनलाइज टू सम एक्सटेंट। देखो प्रॉब्लम क्या है,
जैनमीज जो हैं वो हिंदूज हैं, ठीक है, और मोपिलास जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, फर्स्ट थिंग। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इंपैक्ट हो सकता है यहाँ पर। दूसरी चीज 1920 की बात कर रहे हैं हम, 1920 में खिलाफत मूवमेंट पीक पर थी। तो खिलाफत मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स कौन सी मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट, बताओ कोई। हाँ, ट्रीटी ऑफ, हाँ, खलीफा के रिस्टोरेशन के लिए, यस, ट्रीटी ऑफ सीवर्स, वो जो आप बोल रहे हो वो दूसरा वाला है, वो जर्मनी वाला है, ठीक है। तो खिलाफ जो खलीफा है उनका रिस्टोरेशन के लिए ये मूवमेंट चल रही है, मतलब मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। अब खुद देखो ना, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम ये टीनेंट्स, कल्टीवेटर्स, खिलाफत मूवमेंट भी साथ में चल रही है, लोकल प्रीस्ट का अरेस्ट होता है, और एलिगेशन किसके ऊपर लगता है, जैनमीज के ऊपर। तो जो मूवमेंट का टोन है वो ग्रेजुअली कम्युनलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है, इससे आगे आपको ये नहीं बोलना है कि कम्युनल हो गया, ठीक है। एलेज टू बी, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि लैक ऑफ, एलेज टू बी, कंसिडर्ड टू बी, कभी भी स्पेसिफिक ना हो। इवन पीटी में भी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो बहुत ऐसी टर्म होती है ना जो बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मालाबार रिबेलियन वॉज कम्युनल, तो ये रॉन्ग होगी। अगर वो इस तरीके से हो, मालाबार रेबेलियन वॉज टू सम एक्सटेंट वॉज कम्युनल, तो वो करेक्ट होगी, ठीक है। कभी भी रेडिकल टर्म को सपोर्ट नहीं करना है यूपीएससी में, कोई भी आंसर लिखो आप, रेडिकल उसमें नहीं जाना है। आप ये मत डिसाइड करो कि यस और नो में, ब्लैक और व्हाइट में डिसाइड नहीं करना, ग्रे में रखना एरिया को हमेशा, आपका काम यही रहेगा हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसीलिए हम साथ में वर्ड्स ऐड कर देते हैं, एलएस टू बी, लैक ऑफ, ठीक है, टेंड टू बी, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, इस तरीके से। क्लियर है। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है, पॉलिटिकल हिस्टोरियंस खासकर, वो कम्युनल बोलेंगे ज्यादा, ठीक है। जो लिबरल होंगे वो मॉडरेट लेंगे। क्या लिखवाया था लास्ट, लास्ट लिखो, ड्यू टू इट्स, ड्यू टू इट्स टिल्ट टूवर्ड कम्युनलाइजेशन, ड्यू टू इट्स टिल्ट टूवर्ड्स कम्युनलाइजेशन, मालाबार रिबेलियन एंडेड, मालाबार रिबेलियन एंडेड, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एनी बेसेंट, पता है ना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ये बोला था कि मोपलास के रिबेलियन के दौरान हिंदूज को एक्सप्लॉइट किया गया था बाय मुस्लिम मोपलास, ये एनी बेसेंट ने लिखा है। तो इसलिए मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वर्ड्स हमेशा मॉडरेट रखने हैं आपको, ठीक है। अब एनी बेसेंट के ऊपर आप लिख सकते हो कि कम्युनल था, ठीक है। सेंस समझ आ रहा है ना मेरा। ये डिबेटफुल चीजें होती हैं। आप इस साइड, हर जो भी पॉइंट मैं आपको देता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्टोरेटिव कैरेक्टर लिखवाया था मैं, रिस्टोरेटिव नेचर, आप उसको भी डिबेट कर सकते हो। आप बोलते हो सर नहीं ऐसा नहीं है, बट वो डिबेट है, यही हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री यही डिबेट ही होती है। आप बोलो सर रिस्टोरेटिव नहीं था, उनके पास विजन था कि हमारी अपनी पंचायत सिस्टम हो, हमारा अपना ट्राइबल रूलिंग क्लास हो, ठीक है। तो हर हर पॉइंट को आप काउंटर कर सकते हो हिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है। ये मालाबार रिबेलियन हो गया। इसमें नेक्स्ट लिखो इंडिगो रिबेलियन 1859। उसमें कोई डाउट तो नहीं है, वैसे एक दो टर्म ही है बस, उसमें ज्यादा होगा नहीं। इंडिगो रेबेलियन, नील क्रांति भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 1859 टू 1860। ईयर नोट डाउन करो, 1859 है, मींस 1857 के बाद है। और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल की पावर पता चल गई है कि कितना पावरफुल एम्पायर है, क्योंकि सप्रेस कर दिया इतने बड़े रिवोल्ट को। तो देवर अवेयर अबाउट कि क्या पावर है ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट वायलेंट स्ट्रगल नहीं होगी जो अभी तक हो रही थी 1857 से पहले। ट्राइबल अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, संथल मुंडा भी किया नहीं है। तो अब जो है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जो टोन्स आएंगे इसके ऊपर, एक्ट्स, लेजिस्लेशन को यूज करेंगे ये लोग, ठीक है। इंडिगो रिबेलियन जो भी पीजेंट्स है, ठीक है। तो इसमें लिखो नील विद्रोह, नील विद्रोह, NIL
BIDROH, नील विद्रोह, arose in Bengal and was directed against British planters who forced farmers to take advance and sign fraudulent contracts. fraudulent contracts. ठीक है, बताओ थोड़ा सा इसके बारे में कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। इंडिगो क्या होता है? नील। अपने बुजुर्गों को देखा होगा नील से कलर करते हुए कपड़ों को, ठीक है। नील एक इंक वो भी आती थी बॉटल, उजाला, ठीक है, अभी भी आती है, तो वो नील है, ठीक है। तो नील का प्लांटेशन होता है। मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है? देखिए, उसमें ऋतिक रोशन क्या बेचता है? नील बेचता है, ठीक है। तो प्लांटेशन ऑफ नील। प्रॉब्लम क्या है नील की? ये कमर्शियल क्रॉप है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल क्रॉप है, बेचने के लिए, खाने के लिए तो नहीं है ना, कमर्शियल क्रॉप है। बट प्रॉब्लम यह है कि लैंड को डिग्रेड करता है, ठीक है, लैंड को डिग्रेड करता है फर्स्ट, हाँ, हेल्थ को भी करता है, ठीक है। थर्ड, चलो हेल्थ को करता है, लैंड को करता है, कोई इशू नहीं। प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? ब्रिटिश प्लांटर्स के। कोलोनियलिज्म, यही कोलोनियल, इसलिए मैं बोल रहा हूं हर चीज कोलोनियलिज्म पे आएगी। तो प्रॉफिट सारा ब्रिटिश प्लांटर्स के पास जा रहा है, जो इंडियन पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से ये रिबेल करेंगे कि लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, हेल्थ भी डिग्रेड हो रही है, और प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं, खाने को भी मिल रहा है। हाँ, यस, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो कम होगी, क्योंकि जमीन कम हो गई खाने के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? पक्का पक्का, जो हमें मजबूर करे। अच्छा, और कोई? ठीक। अरे आपका नाम क्या है? प्राची सही बोल रही है, प्राची, ठीक है। हाँ भाई, अदनान, अनस, प्राची सही बोल रही है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलो ठीक है। तो प्राची क्या बोल रही है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो अपने खान पीने के लिए यूज करना है हमको, ठीक है। अब 19th सेंचुरी 18 या 20th सेंचुरी इनिशियल पीरियड देखो आप, जो इंडियन फार्मर्स हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो चुका है, ठीक है, फेमीन्स भी हैं, तो खाने की तो किल्लत है, प्लस तुम नील इम्पोज कर रहे हो, पोज कर रहे हो, तो जो खाने के लिए लैंड है, जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए लैंड है, उसमें आप कमर्शलाइजेशन करवा दे रहे हो फोर्सफुली, प्रॉफिट भी अपनी जेब में रख रहे हो, तो इससे रेबेलियन होगा। तो वही है सारा बैकग्राउंड इसका। लिखो इसमें कॉजेज, increase in demand of indigo, in Europe। 18 और 19 सेंचुरी ब्रिटिश रूल, 20 सेंचुरी का इनिशियल पीरियड ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड क्या है? यही 18-19 सेंचुरी, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडिया का ब्रिटिश रूल पैरेलल है। 18 सेंचुरी, प्लासी कब हुआ था? 1757, 18 सेंचुरी है ना वो। बुक्सार हुआ उसके बाद, फिर मैसूर वाला रीजन, पंजाब सिंध, ये सब 19 सेंचुरी में हुआ। इसी 2 सेंचुरीज के दौरान ये समझ लो 1857 इधर शुरू हुआ है, प्लासी कॉलोनियल रूल इंडिया में, और उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है 1850s में, ठीक है। तो पैरेलल चल रहा है। तो इंडिगो किस लिए यूज करेंगे? ऐसे ही अभी दूसरा भी आएगा, डेक्कन राइट्स, वहां पे कॉटन आएगा। ये दोनों कैश क्रॉप्स हैं, इंडिगो भी कैश क्रॉप है। ये किसके लिए है? इंडिया के लिए नहीं है ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे किसका रेवोल्यूशन हो रहा है? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज कॉटन रेवोल्यूशन। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज रेवोल्यूशन, कॉटन का रेवोल्यूशन, ठीक है। किसी भी चीज के लिए, टेक्सटाइल जो भी हो, वॉर एक छोटा सा है उसमें। कॉटन का यूज कुछ भी, कपड़ा बनाना है, कुछ भी करना है उसका, ठीक है। कॉटन में कलर भी करना है, टेक्सटाइल आप बनाओगे तो कलर भी करना है। कलर कहां से आएगा?
इंडिगो से। अभी तक सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस जब होती है जब जर्मनी में रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। जर्मनी रेवोल्यूशन जो है वो केमिकल रेवोल्यूशन होता है, वहां पे सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस होगी, अभी तक नहीं हुई है। तो अभी ये नेचुरल डाई पे काम कर रहे हैं, और वो नेचुरल डाई क्या है? इंडिगो, ठीक है। कॉटन का भी आएगा अभी, ठीक है। लिखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे? डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप, ठीक है। ब्रैकेट में IR लिख देना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यही तो पॉइंट था। अच्छा लिखा नहीं है कि बता दो? अरे मैं, मुझे फ्रेम करनी पड़ती है स्टेटमेंट, में भूल जाता हूं। देखो सिंपल, इंडिगो की डिमांड यूरोप में, अपने वर्ड्स में लिख लो। नेक्स्ट, फोर्स्ड, इट वाज अ फोर्स्ड प्रोजेक्ट या कोर्स्ड, फोर्स था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन इन सबसिस्टेंस क्रॉपिंग, ब्रैकेट में लिखना COA, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डिक्लाइन इन सबसिस्टेंस क्रॉपिंग, ब्रैकेट में लिखो COA, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट लिखो, मोनोपोली ऑफ यूरोपियन प्लांटर्स, इंडियन प्लांटर्स के लिए अलाउड नहीं है ये, ठीक है। मोनोपोली, नबिया, मोनोपोली मींस मर्केंटलिज्म। जब भी आप मोनोपोली करते हो इकोनॉमिक सेंस में किसी भी चीज की, दैट मींस यू आर यूजिंग योर पॉलिटिकल पावर, फोर्स यूज कर रहे हो आप, तो वो मर्केंटलिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दादोन, DA, दादोन लोन्स, दादोन लोन्स एट हाई इंटरेस्ट, किसको देंगे ये लोन? प्लांटर्स लोन देंगे फार्मर्स को, कि आप सीड्स खरीदो और प्लांट करो, ठीक है। हाई इंटरेस्ट, इसमें लिख लेना दादोन लोन्स एट हाई इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखना डैट ट्रैप, ये वर्ड सुना होगा। नेक्स्ट लिखो, यूज ऑफ मसल पावर, by using local laठियाल्स, हाँ, बहुत सारे टर्म्स हैं। लोकल लाठियाल्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप, सुना है ना? ये तो सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लैंड डिग्रेडेशन, सब हेडिंग दो, रिबेलियन या रिवोल्ट, जो भी लिखना है, एक सब हेडिंग दो। उसमें लिखो स्ट्राइक्स, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन पबना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट, पबना एंड नादिया तो नहीं है यहाँ कोई, चलो फिर ठीक है, पबना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट, स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन पबना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट लिखो, अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन? बिस्वास ब्रदर्स, BISWAS, बिस्वास ब्रदर्स। नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग सपोर्ट बेसिस, सब हेडिंग सपोर्ट बेसिस, किस किसने सपोर्ट किया? सपोर्ट बेसिस, सपोर्ट सिस्टम लिख लो, बेसिस लिख लो, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखो। इसमें लिखो कार्स प्रोक्लेमेशन, कार कौन है ये? कार्स प्रोक्लेमेशन, ब्रिटिश अथॉरिटी है, उसमें एक बंदा है, उसका नाम है कार, ठीक है। उनका प्रोक्लेमेशन ये था कि ये एक्सप्लॉयटेटिव है, दैट मीन्स ब्रिटिश जो अथॉरिटी है वो खुद कह रही है कि ये एक्सप्लॉयटेटिव है। कार्स प्रोक्लेमेशन, वैसे इसका पूरा नाम HC कार है, HC कार, ठीक है, HC कार। सपोर्ट में नेक्स्ट लिखो
सपोर्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, सपोर्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, हाँ सपोर्ट बेसिस में, क्रिश्चियन मिशनरीज। नेक्स्ट लिखो बंगाली इंटेलिजेंशिया, बंगाली, अभी मैंने लिखा है था अर्बन इंटेलिजेंशिया, ठीक है, तो यहां पर बंगाली इंटेलिजेंशिया, बंगाली इंटेलिजेंशिया में लिखो। यस बाहर कुछ बताओ। नील विद्रोह पे एक ड्रामा लिखा गया था, नील दर्पण, नील दर्पण रिटन बाय, रिटन बाय दीन बंधु, दीन बंधु कॉलेज है डीयू में शायद, रिटन बाय दीन बंधु, DIN बंधु, वहीं से पढ़ी हो क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, दीन बंधु रोट नील दर्पण, देश बंधु है ठीक है ठीक है तुम डीयू से हो वैसे? हाँ ठीक है, फिर और कोई नहीं है डीयू से? दीन बंधु नहीं, वो देश बंधु कॉलेज है, नील बंधु ये, दीन बंधु ये। नेक्स्ट लिखो HC मुखर्जी, HC मुखर्जी रोट इन द हिंदू पैट्रियट, द हिंदू पेपर है न्यूज़पेपर, द हिंदू पढ़ते हो उसमें पैट्रियट लगा दो, द हिंदू पैट्रियट बाय HC मुखर्जी। नेक्स्ट लिखो शिशिर कुमार घोष, SK घोष रोट इन अमृत बाजार, अमृता बाजार, शिशिर कुमार घोष, SK घोष। इंडियन प्रेस नहीं हुआ ना शायद आपका? इंडियन प्रेस नहीं हुआ, हाँ मैंने देखा था नहीं हुआ, ये हो जाएगा, टेंशन मत लो। अमृत बाजार, अमृता बाजार, शिशिर कुमार, S क्या होगा, SH, यही होगी स्पेलिंग मेरे ख्याल से, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट लिखो गिरीश चंद्र घोष, गिरीश GIRISH, गिरीश, गिरीश, गिरीश चंद्र घोष ऑर्गेनाइज्ड नेशनल थिएटर, एक सेकंड, हाँ लिखो मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है मेथड्स। काउंटर फोर्स, काउंटर फोर्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट लठियाल्स, काउंटर फोर्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट लठियाल्स, ठीक है, तुम अपने लठियाल ले आओ, हम अपने लेकर आते हैं, काउंटर फोर्स। नेक्स्ट लिखो रेंट स्ट्राइक, रेंट स्ट्राइक। नेक्स्ट लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एग्जाम्पल कार्स प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट लिखो सोशल बॉयकॉट, नाई धोबी बंद, सुना है? हाँ वही सोशल बॉयकॉट, एग्जाम्पल नाई धोबी बंद, किसका? ब्रिटिश प्लांटर्स का, रहेंगे तो वहीं पर ना, नाई NAI, नाई बार्बर, धोबी, धोबी को क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री वाला, धोबी ये देखो ये की टर्म है, की टर्म यूज करो, सोशल बॉयकॉट एग्जाम्पल नाई धोबी बंद, ठीक है, नाई तो लिख लोगे ना, नाई, ठीक है, NAI, ठीक है, हाँ आज भी यूज होता है। नेक्स्ट लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये यूज होंगे मेंस में। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एग्जाम्पल रेंट एक्ट 10, रेंट, रेंट एक्ट 10, इसको यूज किया था इन्होंने, रेंट एक्ट 10 1859, इस लॉ को यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किया था। लास्ट लिखो ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी इमीडिएटली अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन, इंडिगो कमीशन इन 1860, 1860, इनकी स्टेटमेंट है वो लिख लो।
1850 क्या लिखवाया था मैंने, 60। इमीडिएटली अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन, चेक करने के लिए क्या हो रहा है, इंक्वायरी करने के लिए। नेक्स्ट लिखो, ये आर्ग्यूमेंट लिखना है EWL टावर का, EWL टावर, यहां लिखो नॉट अ चेस्ट ऑफ, CHEST, not a chest of indigo, not a chest of indigo, reached England without being stained with human blood, without being stained with human blood। क्लियर है, ये कंक्लूजन में डाल सकते हो। फिर लास्ट में लिखो एक लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इनेक्टेड बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल टीनेंसी एक्ट। हाँ हाँ अलग, ये कंक्लूजन वाले पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइड, क्या लिखवाया मैंने, enacted Bengal Tenancy Act and emphasized that no compulsion is to be done against peasants। क्वेश्चन लिखो अब। एक क्वेश्चन तो ईडब्ल्यू टावर की स्टेटमेंट ही बन सकती है, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये एक क्वेश्चन और लिखो, द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859, the Indigo Revolt of 1859 holds a very significant place, holds a very significant place in our history of national liberation, या national liberation movement, comma, in our history of national liberation movement, comma, for the first time in history of anti-colonial struggle, two independent currents, बोलो, मैं फ्रेम करता हूं, साइड से पूछ लो। टू इंडिपेंडेंट करंट्स, यहां तक हो गया क्या? anti-colonial struggle, two independent currents, that is spontaneous peasant resistance, एक करंट है spontaneous peasant resistance, दूसरा करंट है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये बड़ा क्वेश्चन है, लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, spontaneous peasant resistance and constitutional agitation in defense of peasantry, came into mutual contact, अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन थे ना, अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया है। came into mutual contact, अब पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा। कांटेक्ट टच में आ गए, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा और बताओ मुझे। बोलो भाई प्राची, तुम ही बोलो, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। इन डिफेंस ऑफ पीजेंट्री केम इनटू कांटेक्ट, समझ रहे हो क्वेश्चन? एक पीजेंट, स्पॉन्टेनियस पीजेंट रिवोल्ट, वो जो है लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये दो हेडिंग्स हैं आपकी। पहले इंडिगो ये रिबेलियन को डिफाइन करो, हेडिंग दो कि स्पॉन्टेनियस रिबेलियन, उसमें एक दो पॉइंटर्स, 3-4 पॉइंटर्स जो भी हैं, फिर लास्ट में लिखना है सेकंड हेडिंग कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन वाली, जो भी है उसमें वर्ड वो यूज करके उसके पॉइंटर्स लिखो, रेंट एक्ट 10 वाला, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखो। नहीं, ये सिर्फ इंडिगो वाला है, सारे पॉइंटर्स इंडिगो वाले हैं,